देखिएगा अब ये जो क्वेश्चन है ये हम देख रहे थे एक ब्लॉक या में जिसका जो वेलोसिटी v से स्ट्राइक हो रहा है एक स्प्रिंग के साथ। तो पहले ये इसका जब वेलोसिटी हाफ हो जाएगा ना, तो एट दैट टाइम ये कॉम्प्रेस करने वाला है स्प्रिंग को x से। और जब ये फुल कॉम्प्रेस कर देगा स्प्रिंग को, तो एट दैट टाइम उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो ऐसा ये लॉजिक है। तो यहाँ पर जितना लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में उस ब्लॉक के, उतना ही गेन होने वाला है, उतना ही गेन होने वाला है पोटेंशियल एनर्जी में उस स्प्रिंग के। ओके, तो फिर आप देखिएगा कैसे हमें आंसर निकालना है। इनिशियली ब्लॉक का जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेलोसिटी v और मास m रहने के कारण कितना आएगा बच्चों, हाफ m v स्क्वायर। ये इनिशियली उसका काइनेटिक एनर्जी होगा उस ब्लॉक का जिसका मास m है। और जब ये स्प्रिंग को फर्दर कॉम्प्रेस कर देगा x से, मतलब स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करने वाला ये x से, तो एट दैट टाइम उसका वेलोसिटी v/2 रहने वाला है। तो एट दैट टाइम उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू v/2 होल स्क्वायर रहेगा। इज इट ओके? तो फिर यहाँ पर जितना लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी में उतना ही गेन होगा पोटेंशियल एनर्जी में। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी x कॉम्प्रेशन होने के बाद हाफ के x स्क्वायर आएगा। और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना आने वाला है, फाइनली उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ m v/2 होल स्क्वायर है। इनिशियली हाफ m v स्क्वायर था, लॉस है इस वजह से वो निगेटिव आएगा। इस वजह से इसे उल्टा करते हैं, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m इन ब्रैकेट v/2 होल स्क्वायर। इज इट ओके? तो ये होगा पहला इक्वेशन, ये होगा दूसरा इक्वेशन। जब मैक्सिमम एक्सटेंशन x मैक्स होगा ना, तो एट दैट टाइम वेलोसिटी इसका 0 रहने वाला है। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी उसका 0 हो जाएगा। तो फिर एट दैट टाइम हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो हाफ m v स्क्वायर माइनस 0, इस वजह से यहाँ पर हाफ m v स्क्वायर आया। ओके, और उस कंडीशन में मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होने वाला है, दैट इज x मैक्स। तो इन दोनों भी इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड करते हैं, इस केस में ना हमें x मैक्स का वैल्यू निकालना है, तो दोनों भी इक्वेशंस को डिवाइड करना है। तो क्या आएगा फिर देखिएगा, हाफ m v स्क्वायर माइनस, अब देखिएगा ये जो बीट है हाफ m v/2 होल स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा v स्क्वायर बाय 4। तो ये 1/4 इंटू हाफ m v स्क्वायर होगा। इज इट ओके? ये 1/4 इंटू हाफ m v स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा फिर देखिएगा आप, हाफ के x स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ के x मैक्स स्क्वायर। सो हाफ के गेट कैंसल, फिर यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर बाय x मैक्स स्क्वायर। तो फिर आप देखिएगा ऊपर से हम हाफ m v स्क्वायर कॉमन आउट कर सकते हैं दोनों भी इक्वेशन से। तो हाफ m v स्क्वायर अगर हम कॉमन आउट करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 माइनस 1/4, और नीचे जो हाफ m v स्क्वायर है वो अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा उसके साथ डायरेक्टली ऐसा। और इज इक्वल टू क्या आएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x मैक्स होल स्क्वायर। इज इट ओके? अब देखिएगा आगे क्या कर सकते हैं हम इस बीट का, 1 माइनस 1/4 3/4 होगा। सो 3/4 इज इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x मैक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हमें x मैक्स का वैल्यू चाहिए, तो x मैक्स ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा और 3 नीचे जाएगा। तो फिर x मैक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 x स्क्वायर होगा। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड अगर हम करते हैं ना, तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो देखो अब x मैक्स का वैल्यू फाइनली आएगा 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2, 3 का आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और x। तो ये रहेगा फाइनल आंसर। इज इट ओके? तो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन और x में ये रिलेशन रहेगा। ओके, कैलकुलेट द मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑफ द स्प्रिंग हमें निकालना था, तो यही रहेगा 2/√3 इंटू x रहेगा। इज इट ओके? दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं रिपीट करता हूँ वन मोर टाइम। ठीक है, रिपीट करना है। इसमें एक ही लॉजिक है बच्चों, जब मैंने आपको बोला था इस केस के बारे में डिस्कशन किया था ना तब, तो याद करो ये ब्लॉक m v वेलोसिटी से जा रहा था, तो इनिशियली उसका कितना काइनेटिक एनर्जी था, हाफ m v स्क्वायर। इज इट ओके? m मास रहने वाला ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी से आगे बढ़ता है, तो डेफिनेटली मोशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी रहेगा ना, वही काइनेटिक एनर्जी होगा। और उसका वैल्यू कितना रहने वाला है बच्चों, हाफ m v स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक। अब ये ब्लॉक जैसे ही टकराएगा स्प्रिंग के साथ, इनिशियली ये स्प्रिंग रिलैक्स था, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 था। जैसे ये ब्लॉक उसके साथ टकराया,
ये स्प्रिंग धीरे धीरे कॉम्प्रेस होने लगा। तो उन्होंने कहा है कि जब स्प्रिंग एक्स कॉम्प्रेशन क्रिएट करने वाला है ना, तब उसका स्पीड हाफ हुआ है। ओके, मतलब जब इस ब्लॉक यम का स्पीड जब हाफ हुआ है, तो एट दैट टाइम उसका जो कॉम्प्रेशन हो एक्स है, इज इट ओके? तो यहाँ पर वही लॉजिक लगाया है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, इज इट ओके? तो बताओ मुझे, इनिशियल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना था? हाफ एम वी स्क्वायर उस ब्लॉक का। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है होगा? हाफ एम इन ब्रैकेट वी बाई टू होल स्क्वायर, इज इट ओके? तो ये जो फैक्टर होगा ये हमें क्या देगा? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इज इट ओके? तो वही मैंने किया है, देखो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम इन ब्रैकेट वी बाई टू होल स्क्वायर, इज इट ओके? तो इस फैक्टर ने में हमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दिया, और ये जो लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी है, ये हमें इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी देने वाला है स्प्रिंग के अंदर। स्प्रिंग का इनिशियल कॉम्प्रेशन 0 था, और जब इस ब्लॉक का वेलोसिटी आधा हो गया, तब उसके अंदर कॉम्प्रेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है? एक्स। इस वजह से इसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। ओके, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, हाफ के एक्स स्क्वायर से हम निकालते हैं, तो इसी वजह से हाफ के एक्स स्क्वायर, और उसका इनिशियल कॉम्प्रेशन 0 था, तो हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस 0, इज इट ओके? लेकिन अब उन्होंने क्या पूछा है, हमें मैक्सिमम कॉम्प्रेशन निकालना है। मैक्सिमम कॉम्प्रेशन को हम एक्स मैक्स से इंडिकेट करने वाले हैं, और ये एक्स मैक्स कब होगा? जब इस ब्लॉक का वेलोसिटी कंप्लीट 0 होने वाला है। ये ब्लॉक जैसे जैसे कॉम्प्रेस होगा ना, ओके देखो, अब ये ब्लॉक जैसे जैसे कॉम्प्रेस करने वाला है ना स्प्रिंग को, वैसे वैसे इसका स्पीड कम होने वाला है। तो जब वो मैक्सिमम कॉम्प्रेस कर देगा ना स्प्रिंग को, तो एट दैट टाइम उसका वेलोसिटी 0 ही होने वाला है। दैट्स वाई जब इस ब्लॉक का वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो एट दैट टाइम उसके अंदर कॉम्प्रेशन एक्स मैक्स प्रोड्यूस होगा, इज इट ओके? ब्लॉक का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर था, फाइनली उसका काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी 0 होने के कारण 0 हो जाएगा, और तब उसका मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस होने वाला है, दैट इज एक्स मैक्स, इज इट ओके? तो इस वजह से यहाँ पर भी हमने वही लॉ लगाया जो नीचे सेकंड वाला इक्वेशन निकाला है ना। ओके, ये पहला वाला इक्वेशन है हमारा, ये सेकंड वाला इक्वेशन है। तो सेकंड वाले इक्वेशन में भी हमने वैसा ही किया है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के इंटू एक्स मैक्स स्क्वायर। ओके, तो आप देखिएगा यहाँ पर ये इक्वेशन कैसे बनाया है। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर था, फाइनली वेलोसिटी 0 होने से 0, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0, दिस फैक्टर गिव्स अस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। और इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियली उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 था, फाइनली उसका पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर रहने वाला है। तो इसी वजह से दोनों इक्वेशन निकाले, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के साथ डिवाइड किया, इक्वेशन 1/2, तो फिर हमें नीचे इक्वेशन मिला, फिर हम सॉल्व करते 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 गए आगे, और फाइनल आंसर हमें मिल गया। इज इट ओके? अब बताओ, समझ में आ गया? दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, ठीक है, तो बस इतने ही कंसेप्ट पर क्वेश्चन आएंगे, मूविंग ब्लॉक और स्प्रिंग। उसके बाद ये तो बहुत ही जनरल क्वेश्चन है थर्ड वाला। ये वाला क्वेश्चन ज्यादातर देखा है एग्जाम में, प्लेटफॉर्म के ऊपर मास गिरने से स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन। ओके, तो बस ऐसे सेक्शंस पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे फर्दर कॉम्प्रेशन, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, तो अभी हम इस टॉपिक का लास्ट पार्ट की ओर जाने वाले हैं। तो इस टॉपिक का जो पार्ट था हमारा वर्क एनर्जी, तो एनर्जी पूरा हुआ है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी लिया हमने, पोटेंशियल एनर्जी भी लिया। अभी हमें जाना है पावर की ओर। ओके, तो टॉपिक का लास्ट बिट आएगा, दैट इज पावर। तो पावर नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट टाइम रहने वाला है। तो वर्क डन को अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं ना, तो हमें पावर ऑब्टेन होने वाला है। तो पावर का ऐसा यूनिट क्या रहेगा, आप देखिएगा, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वैट। सो जेम्स वैट साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने हमें ये बिट बताया, इस वजह से उन्हीं के नाम को हम उनके ऐसा यूनिट में दे देते हैं। सो 1 वैट इज इक्वल टू 1 जूल
अपॉन 1 सेकेंड रहेगा। ओके, सो जूल पर सेकेंड, दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज वैट। ओके, तो ऐसा ये बिट रहने वाला है पावर का। पावर के अनदर कुछ यूनिट्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे 1 किलो वैट इज इक्वल टू 1000 वैट। उसके बाद 1 एचपी, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, मतलब कैपिटल लीटर्स में लिखते हैं हम इसे, 1 एचपी इज इक्वल टू 746 वैट। ओके, तो ऐसे ये पावर के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं, याद रखिएगा। तो पावर के बिट्स रिलेटेड मतलब बेसिक पार्ट इतना ही है, पावर इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट टाइम। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। ओके, मतलब ये डेरिवेटिव के फॉर्म में अगर हम लिखना है पावर को, तो dw बाई dt लिखते हैं। इज इट ओके? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम वर्क डन का डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो फिर हमें पावर मिल जाता है। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, और ये पावर जो है ना, ये फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। इज इट ओके? और डॉट प्रोडक्ट होने के कारण पावर स्केलर है। ओके, और इस वजह से ये बिट रहेगा। अब इसके बाद देखिएगा, वर्डन और टाइम के बीच में जो स्लोप होता है वो मतलब भी पावर रहेगा। वर्डन और टाइम, इसके बीच का जो स्लोप रहेगा इस ग्राफ का, तो ये स्लोप हमें इंडिकेट करेगा पावर। ओके, तो थीटा से हम इंडिकेट करते हैं। तो tan ऑफ थीटा मतलब p इज इक्वल टू, इस केस में चेंज इन y एक्सिस पैरामीटर दैट इज dw, चेंज इन x एक्सिस पैरामीटर दैट इज dt। तो dw बाय dt करेंगे तो हमें tan ऑफ थीटा मतलब ही स्लोप ऑब्टेन होने वाला है। तो वर्क और टाइम के ग्राफ में अगर हम स्लोप निकालते हैं तो हमें पावर मिल जाता है, इंस्टेंटेनियस पावर। ओके, और ये पावर अगर निकालना है तो हम अनदर वे से, मतलब इस ग्राफ में अगर हम एरिया भी फाइंड आउट करते हैं तो हमें पावर मिल जाता है। इज इट ओके? तो याद रखिएगा, सॉरी, एरिया फाइंड आउट करेंगे तो नहीं मिलेगा हमें, वर्क डन मिलने वाला है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं पीडीटी का। इज इट ओके? पावर का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर हमें, सॉरी, ठीक है, तो वर्क डन इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ पावर रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इज इट ओके? तो ऐसा ये पूरा बिट रहेगा। तो ये सभी बिट्स अच्छे से लिख लो। अनदर देखिएगा, पावर का ऐसा यूनिट डायमेंशन क्या आएगा बताओ? व्हाट इज द डायमेंशन फॉर पावर? पावर का डायमेंशन क्या आएगा बोलो बच्चों अब? m1 L2 T⁻³ राइट आंसर है। जूल पर यूनिट सेकंड रहेगा। जूल मतलब m1 L2 T⁻² होता है। तो ये यहाँ पर ये m1 L2 T⁻³ रहेगा। इज इट ओके? तो ये रहेगा हमारे पावर का डायमेंशन। ओके, और इसके बाद देखिएगा, ये जो 1 एचपी है इसका वैल्यू 746 वैट है, और इसका वैल्यू अगर हम फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में मेजर करते हैं ना, तो वो आएगा 550। आपको पता है एफपीएस सिस्टम भी होता है, उस एफपीएस सिस्टम में इसका वैल्यू एचपी का 550 फीट पाउंड पर सेकंड रहेगा। इज इट ओके? एफपीएस सिस्टम में लेंथ हम फीट में मेजर करते हैं, मास हम पाउंड में करते हैं, जिसे एलबी से इंडिकेट किया जाता है। तो ऐसा ही बीट आएगा। ओके, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में ऐसा बीट आने वाला है। ठीक है, इज इट ओके? किसी को कुछ दिक्कत अब इसमें? तो दिस इज व्हाट रिलेटेड टू द पावर। और पावर अगर आता है तो इसके साथ हमें इफिशियंसी भी निकालना पड़ता है। कोई भी मशीन हो तो उसका इफिशियंसी हम निकालते हैं। तो ये इफिशियंसी मतलब क्या रहेगा आप देखिएगा, ऐसी इफिशियंसी आपको पंप का या फिर किसी चीज का निकालने के लिए क्वेश्चन जरूर आ सकता है। सो इफिशियंसी इज नथिंग बट आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। ओके, और उसको 100% से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज इफिशियंसी हमें मिल जाता है। इज इट ओके? आउटपुट पावर टू इनपुट पावर इंटू 100% अगर हम करेंगे तो जो फैक्टर हमें ऑब्टेन होगा उसी को इफिशियंसी कहा जाता है। ओके, कुछ दिक्कत अब इसमें? सभी को समझ में आ गया पावर से रिलेटेड? पावर से रिलेटेड पढ़ने वाला बीट इतना ही रहेगा। अभी हमें सिर्फ इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर देखना है, एक एक करके हम देखेंगे। सभी स्टूडेंट अटेम्प्ट कीजिएगा इन क्वेश्चंस को। यहाँ तक क्लियर सभी को? एनी प्रॉब्लम?
ओके, नाउ सियर आप पावर पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम, बेसिक से लेकर एडवांस तक लिखिएगा और सभी स्टूडेंट इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखो अब। Power applied to a particle varies with a time as P is equal to 3t square minus 2t plus 1 watt. Then the change in kinetic energy of a particle from t is equal to 2 second to t is equal to 2 second to t is equal to 4 second. ओके, तो चलो आप कैलकुलेट करो। इसका ऑप्शन दिया है 46 जूल, 52 जूल, 92 जूल और डी ऑप्शन रहेगा 104 जूल। चलो फाइंड आउट करो। इसमें आप वर्क एनर्जी थ्योरम का लॉजिक लगाओ। आपको मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला है कि पावर का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं ना, मतलब वर्क डन का, मतलब पावर का इंटीग्रेशन करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें वर्क डन मिलता है। ओके, वर्क डन W इज इक्वल टू पी डी टी होगा। ओके, और इसको लिमिट देना है आपको x1 टू x2, तो इससे आपको वर्क डन मिलेगा। और वर्क डन किसके साथ इक्वल आता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के साथ, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अल्टीमेटली आपने इतना भी आंसर निकाला इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। बताओ मुझे इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सभी स्टूडेंट सॉल्व कीजिएगा इसे और मुझे फाइनल आंसर बताओ। जस्ट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है और कुछ नहीं है इसमें। ओके, आ गया किसी का आंसर? ठीक है, एक स्टूडेंट का आ गया। गलत है वो, देखो एक बार हेमंत, सॉल्व अगेन। ठीक है, एक स्टूडेंट का आ गया आंसर सही। ओके, राइट आंसर है। 2 स्टूडेंट का आ गया अभी तक। ओके, राइट आंसर है। 2-3 स्टूडेंट ने सॉल्व किया है और करेक्ट आंसर आ गया उनका। जैसे मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर अगर हमें वर्डन भी निकालते हैं हम, तो वर्डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, और यही वर्डन इक्वल आता है पावर के विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेशन के बाद। ओके, मतलब पीडीटी अगर हम करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीटी गिव्स अस वर्डन, और वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के साथ इक्वल आएगा जो हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। तो जस्ट इंटीग्रेशन, इसके लिमिट देना है हमें 2 to 4, डेफिनाइट इंटीग्रेशन रहेगा ये। तो इसका आंसर आएगा 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इंटू डी टी। तो ये डी टी तीनों को भी पास करो, तो फिर 3 बाहर निकलेगा। 2 to 4 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी रहेगा, माइनस 2 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4 टी रहेगा, टी डी टी प्लस डी टी रहेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4। ओके, तो बस आप इंटीग्रेशन करो।
इतना मैंने करके दिया है, अब आगे जस्ट वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 रहेगा, तो टी क्यूब बाई 3 इंटू 3 बिटवीन लिमिट रहेगा 2 to 4, तो फिर ये 3 कैंसिल हो जाएगा, -2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 रहेगा बिटवीन लिमिट 2 to 4, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस टी रहेगा 2 to 4, तो अब टी क्यूब 4 to 2 रहेगा, पहले हमें टी का वैल्यू 4 पुट करना है, उसके बाद 2 पुट करना है, तो क्या आएगा फिर देखिएगा, 4 का क्यूब 64 माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस टी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 रहेगा, प्लस 4 माइनस 2 रहने वाला, तो 64 माइनस 8 56 रहेगा, माइनस 16 माइनस 4 12 रहेगा, प्लस 2 रहने वाला है, तो देखिएगा फिर 56 माइनस हमें 10 करना पड़ेगा, मतलब ये आंसर आएगा 46 जूल। इज इट ओके? तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 46 जूल। ओके, तो ये रहेगा पावर का क्वेश्चन। ओके, नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया ये? रिप्लाई फास्ट। नाउ सी हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम अब पावर से रिलेटेड। टू मेन with weights in the ratio 3:2 run up a staircase in times in the ratio 7:4. The ratio of power of first to that of second is, तो ऑप्शन दिया है 21/8, बी ऑप्शन दिया है 3/2, सी ऑप्शन दिया है 6/7 और डी ऑप्शन दिया है 7/6। ओके, तो देखो अब टू मेन विथ वेट्स इन द रेशो, उनके वेट दिए हैं। वेट मतलब आपको पता है, सपोज वेट ऑफ फर्स्ट मेन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सेकंड मेन का रेशो दिया है, दैट इज 3/2। ओके, वेट मतलब ये mg रहेगा, मास और ग्रेविटी का प्रोडक्ट रहेगा उन दोनों भी ऑब्जेक्ट्स का। ओके, और देखिएगा बाकी क्या दिया है, रन अप स्टेयरकेस इन अ रेशो 7:4। ओके, तो स्टेयरकेस पर वो रन करने वाले हैं इन द टाइम्स, मतलब ये टाइम का रेशियो दिया है 7/4, तो पहले को टाइम लगने वाला है और दूसरे को जो टाइम लगने वाला है, उन दोनों का रेशियो लेते हैं हम, तो वो 7/4 रहेगा। तो रेशियो ऑफ पावर ऑफ फर्स्ट टू दैट ऑफ सेकंड इज, तो रेशियो ऑफ पावर हमें निकालना है, दैट इज P1/P2। ओके, अब कोई भी पर्सन अब स्टेयर केस पर चढ़ता या उतरता है ना, तो वो स्टेयर केस को ऊपर या फिर नीचे कुछ ना कुछ उसका वेट को ट्रांसफर करता है। तो कोई भी चीज जब एच हाइट ऊपर या फिर नीचे जाता है, तो उसका जो वर्डन होगा वो डिपेंड होता है उसके पोटेंशियल एनर्जी पर। तो यहाँ पर जो वर्डन रहेगा वो हमें इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, mgh/t के साथ। इज इट ओके? मतलब उसका जो वेट होगा mg, उसको अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर
और टाइम से डिवाइड करेंगे तो फिर हमें पावर मिलेगा, सॉरी ये जो वर्क डन होगा वो mgh होगा और पावर mgh/t रहेगा। तो यही लॉजिक हमें यहाँ पर यूज करना है। अब इसमें देखिएगा पावर का रिलेशन mg के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पावर p टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो p1/p2 अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, फिर देखिएगा w1/w2 इंटू t2/t1 हमें करना पड़ेगा, तब हमें पावर का रेशो मिलने वाला है। तो देखिएगा w1/w2 अगर हम करते हैं तो 3/2 रहेगा, t2/t1 करेंगे तो 4/7 रहेगा। इज इट ओके? तो ये 12 जा आएगा और ये 14 जा, मतलब 2 6 जा एंड 2 7 जा। तो फाइनल आंसर आएगा पावर का रेशो 6:7। इज इट ओके? समझ में आ गया सभी को? जस्ट प्रोपोर्शनलिटी यूज किया है। कुछ दिक्कत अब इसमें? कोई भी चीज जब या हाइट ऊपर या फिर नीचे जाती है ना, तो उसका वर्डन हम mgh लेते हैं। मतलब यहाँ पर स्टेयरकेस का हाइट हम h कंसीडर किया और इस वजह से उसके वेट को अगर हम h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसने किया हुआ वर्डन मिल जाएगा, और वर्डन को ही टाइम से डिवाइड करते तो पावर मिल जाता है। इज इट ओके? तो ऐसा ही बीट रहेगा। दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? This concept is clear to all of you? Now see here, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 या फिर 4 रहेगा आई थिंक। देखिएगा आप, एन इंजिन pumps water through a hose pipe। पाइप का जो इनक्लोजर मतलब एंड होता है जहां से पानी निकलता है उसे होज कहा जाता है। होज पाइप, वाटर passes through water passes through a pipe and leaves it with a velocity of 4 meter per second। The mass per unit length of water in the pipe is 40 kg per meter। What is the power of the engine? तो इंजन का पावर निकालना है हमें। अब मुझे थोड़ा ही बताओ कि इस कंडीशन में हम पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। डेटा देखो आप क्या दिया है क्या नहीं, डेटा पर कॉन्सेंट्रेट करो। व्हाट द गिवन इन डेटा, वेलोसिटी दिया है, मास पर लेंथ दिया है, ओके केजी पर मीटर मतलब ये मास पर यूनिट लेंथ रहेगा। ये दो डेटा दिया है और इससे हमें पावर निकालने को कहा है। ओके, तो यहाँ पर पावर का कौन सा फॉर्मूला बेटर रहेगा? वेलोसिटी दिया है, इससे थोड़ा दिमाग में बत्ती जलाओ कि एग्जैक्टली पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इन दिस केस। एफ वी राइट आंसर है। पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी यूज करेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी पहले से ही पता है और फोर्स निकालेंगे हम तो इजीली हम पावर का आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर वर्क डन पर यूनिट टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, फोर्स इंटू वेलोसिटी करेंगे तो जल्दी से आंसर आएगा। अब बताओ, मास पर यूनिट लेंथ दिया है और वेलोसिटी दिया है, इससे फोर्स कैसे निकालेंगे? थोड़ा दिमाग में बत्ती जलाओ। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ऐसा कंसेप्ट हमने देखा था
अगर हमें फोर्स निकालना है, वेलोसिटी दिया है, मास पर यूनिट लेंथ या फिर मास पर यूनिट टाइम दिया हो, तो फिर हम कैलकुलेशन कैसे करते थे बताओ? फोर्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? थोड़ा याद करो, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो वेलोसिटी दिया है, द गिवन वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, एंड एक अनदर डेटा दिया है उन्होंने, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, ओके, डीएम बाय डीएक्स। डीएक्स हम लेंथ से इंडिकेट करते हैं, तो डीएम बाय डीएक्स का वैल्यू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, हम देखते हैं केजी पर मीटर। तो मुझे बताओ, वेलोसिटी दिया है और आपको मास पर यूनिट लेंथ या फिर मास पर यूनिट टाइम दिया जाए, तो फोर्स कैसे निकालते हो आप? आपको पता होगा फोर्स F इज इक्वल टू, हाँ राइट आंसर है, यही मुझे चाहिए था, दैट इज V इंटू डी एम बाई डी टी। इज इट ओके? V इंटू डी एम बाई डी टी, ये फैक्टर हमें फोर्स देने वाला है, और इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमें फाइनली पावर मिलने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, v को v के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो v स्क्वायर इंटू डी एम बाई डी टी आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें dm बाई डी टी नहीं दिया है, दे गिवन dm बाई डी एक्स, ओके, dm बाई डी एक्स मतलब मास पर यूनिट लेंथ, ओके। तो फिर हम क्या करते हैं, इसे dt से ना ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ पर देखिएगा v इंटू डी एम बाई डी टी, ठीक है, देखो जस्ट 1 मिनट, ऊपर क्या है देखो आप, F इज इक्वल टू आपको पता है क्या पुट करते हैं हम, V इंटू डी एम बाई डी टी, मास पर यूनिट टाइम, ओके, ये इसको हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स मिलता है, तो V इंटू वी क्या हुआ, वी स्क्वायर इंटू डी एम बाई डी टी, इतना बचा। तो अभी हम dx से ऊपर और dx से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, dx मतलब लेंथ रहेगा, तो अगर मैं dx से नीचे मल्टीप्लाई करता हूं ना, ये dt है ना, मुझे यहाँ पर लेके जाना है, और ये dx मुझे यहाँ पर शिफ्ट करना है, तो फिर क्या आएगा देखिएगा, वी स्क्वायर इंटू डी एम बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। कुछ चेंज किया कि मैंने, देखो सिर्फ टर्म को रीअरेंज किया है, और किसी एक चीज से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो चीज एज इट इज रहती है, जैसे ये dx कैंसिल होकर वही टर्म मिलने वाला है हमें, जो ऊपर वाला रहेगा। इज इट ओके? तो कैसा दिमाग लगाया यहाँ पर देखिएगा, dx से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है, तो आप देखिएगा dm बाई dx इसका वैल्यू हमारे पास है, उन्होंने डायरेक्टली दिया है dm बाई dx का वैल्यू 50 kg पर मीटर, तो कुछ चेंज भी करने की जरूरत नहीं है। बताओ मुझे dx बाई dt मतलब क्या रहेगा? dx मतलब लेंथ है, और लेंथ अपॉन टाइम मतलब भी क्या रहेगा, बोलो बच्चों? व्हाट इज द वैल्यू फॉर dx बाई dt? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट मतलब भी क्या होगा, बोलो बच्चों? राइट है, आंसर दिया है स्टूडेंट ने, दैट इज वेलोसिटी। तो ये क्या आएगा फिर देखिएगा, वी स्क्वायर इंटू डी एम बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी की जगह v, तो अनदर एक v बढ़ जाएगा, और फाइनल आंसर आएगा पावर का v क्यूब इंटू डी एम बाई डी एक्स। तो अब जस्ट वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर निकालना है, ओके। तो वेलोसिटी का वैल्यू दिया है 4, तो क्या आएगा फिर देखिएगा, 4 का क्यूब इंटू डी एम बाई डी टी का वैल्यू 50 दिया है, तो 4 का क्यूब 64 होता है, 64 इंटू 50, तो फिर फाइनल आंसर आ जाएगा 3200, करके देखिएगा वैट। तो ये रहेगा पावर का वैल्यू। तो ऐसे अलग फॉर्मूले से हमें यहाँ पर आंसर निकालना पड़ा, इज इट ओके? क्योंकि डेटा उन्होंने अलग दिया था, सीधा सीधा डेटा देते तो डायरेक्ट पुट करते, लेकिन सीधे क्वेश्चन पूछे ही कहा जाता है एग्जाम में, हमेशा ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इस वजह से हमें ये बीट करना पड़ा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इज दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताओ जल्दी से। इसमें थोड़ा फॉर्मूला हमें अलग मॉडिफाई करके यूज करना पड़ा, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं रिलेटेड टू द पावर, ओके। तो अभी और भी कुछ पावर के ऊपर क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिलहाल हम स्टॉप करते हैं अभी। यहाँ पर पढ़ाने का पार्ट इस टॉपिक का पूरा हुआ है, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस लेना है हमें हर सेक्शन पर, सभी सेक्शंस पढ़ाते वक्त कुछ सैंपल क्वेश्चंस मैंने जरूर लिए आपके, ताकि आपको वो बीट वहीं पर क्लियर हो जाए। एडवांस क्वेश्चन अभी लेना बाकी है, और भी कुछ क्वेश्चन हम जरूर अगले लेक्चर में देखेंगे, एक लेक्चर और लगेगा इसके ऊपर, जिसमें हम एडिशनल प्रैक्टिस करने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर का, ओके। और उसके बाद फिर हम कोलिजन जो बीट रहेगा उस बीट की ओर जाएंगे। इज इट ओके?
तो अभी हम यही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू